चाहूं जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूं जैसा पर शायद सपनों में। सपनों की है उड़ान, कांटे बन गए फूल समान, रोक न पाए वो मुझको मुट्ठी में मेरी है आसमान। शुभ सवेरा, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर आपका दोस्त मैं यानी कि संदीप भट्ट आ चुका हूँ आपके लिए बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड लेकर। हमेशा की तरह आज भी हम आपको ऐसे कुछ चंद लोगों की जिंदगी से मुखबिर कराएंगे जिन्होंने इतिहास के पन्नों में एक छाप छोड़ी है। इनके सपने सिर्फ सपनों तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि इन्होंने उनको साकार रूप भी दिया। तो आप भी तैयार हो जाइए अपने सपनों को साकार करने के लिए और रहिए मेरे यानी संदीप भट्ट के साथ अगले आधे घंटे तक। क्या आप जानते हैं कि 16वीं सदी में कैथोलिक चर्च को चैलेंज करने वाले प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन के इनिशिएटर मार्टिन लूथर बचपन में खुद एक पादरी बनने की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, मगर ये उनकी कोई बचपन की ख्वाहिश नहीं थी। दरअसल उनके पादरी बनने का डिसीजन एक घटना से उत्पन्न हुआ। लॉ की पढ़ाई पढ़ रहे मार्टिन लूथर एक दफा एक जानलेवा तूफान में फंस गए। उन्होंने एक संत को मदद के लिए पुकारते हुए कहा, हेल्प मी एंड आई विल बिकम अ प्रीस्ट। मार्टिन लूथर की जान उस तूफान में बच गई और वो अपनी जुबान पर कायम रहे। मार्टिन लूथर एक मठ में प्रीस्ट बनने को चले गए, लेकिन जल्दी ही उन्हें महसूस हुआ कि जिन पादरियों को इतने सम्मान से नवाजा जाता है वो दरअसल उस लायक थे ही नहीं। मुख्यतः उन्हें ये तब महसूस हुआ जब उन्होंने रोम के चर्चेस का दौरा किया। वहां के पादरी उन्हें अनैतिक, अज्ञानी लगे। चर्च को लेकर जो इतने सालों तक उनकी एक छवि बनी हुई थी, उसमें कन्फ्लिक्ट नजर आने लगा। मार्टिन लूथर की दुविधा को देखकर उनके सीनियर जोहान वॉन ने उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विटनब्रो में थियोलॉजी में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए भेज दिया। प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन की शुरुआत हुई सन 1517 में, जब पोप लियो 10 सेंट पीटर्स बेसिलिका चर्च को बनवाने के लिए लोगों से धनराशि के बदले में इंडल्जेंसेस बेच रहे थे। कैथोलिक थियोलॉजी में इंडल्जेंसेस का मतलब होता है इंसान द्वारा किए गए पापों का टेम्पररी पनिशमेंट से छुटकारा मिलना। पर जब मार्टिन लूथर को यह ज्ञात हुआ कि उन्हीं के गांव के लोग इंडल्जेंसेस खरीद रहे हैं, तो उन्होंने इस बिक्री के खिलाफ 95 स्टेटमेंट्स लिखी और उसकी कॉपीज पूरे शहर में सर्कुलेट करवा दी। ये पढ़कर पोप बहुत नाराज हुए। उन्होंने लूथर को अपने शब्द वापस लेने को कहा, पर जब लूथर ने ये करने से मना किया तो उन्होंने लूथर को अरेस्ट करने का वारंट निकलवा दिया। मार्टिन लूथर किसी तरह वहां से बचकर निकल गए। धीरे धीरे मार्टिन लूथर ने रोमन कैथोलिक चर्च के खिलाफ एक बगावत खड़ी कर दी। इसे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कहा जाने लगा और इसके फॉलोअर्स प्रोटेस्टेंट्स या प्यूरिटन्स कहलाए जाते थे। इस मूवमेंट में बहुत लोगों ने उन्हें फॉलो किया, पर इसी के साथ उन्हें कई दुश्मन भी मिल गए। 16 जुलाई 1519 को जर्मनी के लिप्जिग शहर में कैथोलिक डॉक्ट्राइन के डिफेंडर जॉन एक और मार्टिन लूथर के बीच एक धार्मिक विवाद हुआ। इस विवाद में जॉन एक की जीत हुई और मार्टिन लूथर को विधर्म के लिए आरोपित किया गया। I said that neither pope nor bishop nor any ordained man has the right to impose one syllable of law upon the Christian man, for all of the faithful are God's priests. सन 1520 में मार्टिन लूथर को कैथोलिसिज्म के खिलाफ अपनी स्टेटमेंट्स को खारिज करने को कहा गया। जब लूथर ने दोबारा ये करने से मना कर दिया तो पोप की तरफ से उन्हें कैथोलिक धर्म से बहिष्कृत कर दिया गया। लेकिन इस बहिष्कार के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी लड़ाई को जारी रखा और आखिरकार दुनिया को और बेहतर बनाने में अपना अमूल्य योगदान दिया। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में आप कई नायकों के नाम गिना सकते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका किसे कहा जाता था? आज ही के दिन यानी 16 जुलाई 1909 में ऐसी रियल लाइफ नायिका अरुणा असफ अली ने हिंदू परिवार में जन्म लिया था।
इन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मुख्य भूमिका निभाई थी। ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट के नाम से विख्यात अरुणा जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ को दर्शाने के लिए मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराया था। अरुणा जी बचपन से ही काफी निडर स्वभाव की थीं। इनकी पढ़ाई लाहौर और नैनीताल में हुई। ग्रेजुएशन के बाद कोलकाता के गोखले मेमोरियल स्कूल में ये पढ़ाने लग गईं। इलाहाबाद में असफ अली से मिली, जिनसे बाद में परिवार की मर्जी के खिलाफ इन्होंने शादी कर ली। असफ अली से विवाह करने के पश्चात अरुणा जी पूरी तरह से स्वाधीनता संग्राम से जुड़ गईं। नमक सत्याग्रह के दौरान होने वाले सार्वजनिक संबोधन में भाग लेने के कारण अरुणा जी को गिरफ्तार कर लिया गया था। 1931 में गांधी जी के इरविन समझौते के तहत अरुणा जी को छोड़कर सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया गया। अरुणा जी के साथ हुए इस भेदभाव को देखकर जेल में बाकी महिला साथियों ने जेल से बाहर जाने से मना कर दिया। फिर महात्मा गांधी के दखल देने के बाद उन्हें भी जेल से रिहा कर दिया गया। लेकिन इस घटना ने अरुणा असफ अली का हौसला नहीं तोड़ा और वो अपनी मुहिम पर कायम रहीं। 8 अगस्त 1942 को इंडिया कांग्रेस कमेटी के मुंबई सेशन के दौरान अंग्रेजों को भारत से बाहर करने का उन्होंने संकल्प लिया। अंग्रेजी सरकार ने इस मुहिम को असफल करने के लिए भारत के बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया। उन्होंने बंबई के ग्वालियर टैंक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत की। इस दौरान अरुणा जी को गिरफ्तार करने के आदेश दिए गए। गिरफ्तारी से बचने के लिए अरुणा जी भूमिगत हो गईं। अंग्रेजी सरकार ने उनकी सूचना देने पर 5,000 रुपए का इनाम भी रखा। इसी बीच अरुणा जी की तबीयत भी काफी बिगड़ गई और वो दिल्ली में डॉक्टर जोशीज हॉस्पिटल में छिप गईं। महात्मा गांधी ने उन्हें खुद से लिखा एक पत्र भेजा जिसमें उन्होंने उनको आत्मसमर्पण करने का आग्रह किया, परंतु वो तभी बाहर आईं जब उन पर से अरेस्ट वारंट हटा लिया गया। हालांकि गांधी जी का लिखा हुआ वो पत्र अरुणा जी ने संभाल कर रखा। अरुणा असफ अली को स्वाधीनता संग्राम में योगदान के लिए सन 1964 में इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज अवार्ड और 1991 में जवाहरलाल नेहरू अवार्ड फॉर इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग से नवाजा गया। 1992 में उन्हें भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि पद्म विभूषण मिला और 1997 में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड यानी कि भारत रत्न दिया गया। 1998 में उनकी याद में एक डाक स्टैंप भी जारी हुआ। 29 जुलाई 1996 में इन्होंने अपनी आखिरी सांसें भरी। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। भारत की इस महान स्वतंत्रता नायिका को हम उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि देते हैं। आपको याद है बचपन में कैसे हमें अपने पेरेंट्स से खेलने कूदने के लिए डांट पड़ती थी? हर दूसरे घर में ये आम नजारा होता था। हमें सुनाया जाता था कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब और पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। लेकिन वहीं एक माँ ऐसी थी जो आर्थिक तंगी के बावजूद अपने बेटे को हमेशा हॉकी खेलने के लिए एनकरेज करती थी। उसी माँ ने जन्म दिया हॉकी के लेजेंड धनराज पिल्ले को। धनराज आज भी अपनी सक्सेस का बहुत बड़ा श्रेय अपनी माँ को देते हैं। धनराज पिल्ले इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट हॉकी प्लेयर्स रहे हैं। सिर्फ देश में ही नहीं विदेशों में भी इन्होंने अपने हुनर के झंडे गाड़ दिए। धनराज हॉकी की फॉरवर्ड पोजीशन में शार्प अटैकिंग एटीट्यूड के लिए फेमस रहे हैं। India with their tails up, going forward into the circle, still with possession. Oh, wonderful goal! Wonderful goal! धनराज पिल्ले का जन्म पुणे के पास एक छोटे से शहर खड़की में हुआ था। उनके पिताजी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। आर्थिक तंगी के बावजूद धनराज पिल्ले को उनके परिवार वालों से हॉकी खेलने के लिए हमेशा प्रोत्साहन मिला।
यकीन कर सकते हैं कि ऐसी कोई दुनिया नहीं घूम लेता। मैंने पूरा दुनिया देख लिया, एक बार नहीं कम से कम एक एक शहर में मैं 10-10, 12-12 बार गया हूँ। तो हॉकी के जरिए ही मुझे ये मान सम्मान इज्जत ये सब मिल रही। किसी भी चीज को दिल से पाने के लिए पैसों से ज्यादा दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। इसे प्रूव किया धनराज पिल्ले ने। धनराज ने हॉकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के मुलायम मिट्टी के ग्राउंड में टूटी हुई हॉकी स्टिक्स और डिस्कार्डेड बॉल्स के साथ खेल को सीखा। धनराज को प्रोफेशनल हॉकी वर्ल्ड में उन्हीं के भाई रमेश ने इंट्रोड्यूस करवाया था। रमेश जी उस समय खुद मुंबई के एक क्लब के लिए खेलते थे। पहले ही मैच में धनराज ने अपना करिश्मा दिखाया और वो हॉकी के कुछ दिग्गज खिलाड़ियों और कोचेस की नजर में आ गए। इसके बाद धनराज सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। 17 साल की उम्र में धनराज ने मणिपुर में हुई जूनियर नेशनल हॉकी टूर्नामेंट में और 1988 में दिल्ली में अपना पहला नेशनल हॉकी टूर्नामेंट खेला। धनराज को हॉकी की दुनिया में तूफान के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि धनराज 100 मीटर की दूरी सिर्फ 11.6 सेकंड्स में कवर कर लेते थे। और मेरे फादर के जो बड़े ब्रदर थे वो लोग सब हॉकी प्लेयर थे। फिर जब होश संभाला तो मेरे बड़े भाई हिंदुस्तान को खेल चुके थे और उनको देखकर ही मेरे को प्रेरणा मिली उनसे। और अगर एक भाई एक फैमिली से खेल सकता है तो दूसरा भाई क्यों नहीं खेल सकता है। तो मैं अपने आप को बहुत मेहनत करी। हम लोग एकदम मिडिल क्लास फैमिली से हैं, हम बिलोंग करते हैं। और हमारा एक सपना था कि हिंदुस्तान के टॉप प्लेयर के साथ में खेलने का, जैसे प्रगट सिंह साहब हो गए, सोमैया है, बहुत सारे ऐसे जूड फेलिक्स साहब हैं। धनराज पिल्ले ने इंटरनेशनल हॉकी में अपना डेब्यू सन 1989 में दिल्ली में हुए ऑलविन एशिया कप में किया। धनराज ने 3 ओलंपिक गेम्स, 4 वर्ल्ड कप्स, 4 चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट्स और 4 एशियन गेम्स में भारत को रिप्रेजेंट किया है। 1994 में हुए सिडनी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में वर्ल्ड टीम 11 में वो एकमात्र भारतीय थे। और 89 से लेकर मुझे लंबा अरसे तक खेलना मैं चाहता था कि कम से कम एक 10 साल हिंदुस्तान के लिए खेलना चाहिए। तो उसी तरह मैं मेहनत किया और 16 साल मैं अपने देश के लिए रिप्रेजेंट किया। मुझे लगता है कि एस्ट्रोटर्फ के ऊपर बहुत कम ऐसे लोग हैं जो 16-17 साल अपने देश के लिए खेलते हैं। तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानता हूं कि हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने, हिंदुस्तान की हॉकी फेडरेशन ने मुझे उस काबिल समझा और मैं अपने देश के लिए खेलता रहा। धनराज पिल्ले को हॉकी में आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन के लिए कई अवार्ड्स मिल चुके हैं। उन्हें सन 2000 में भारत सरकार के द्वारा खेल के सर्वोच्च अवार्ड राजीव गांधी खेल रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। उसी साल उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा गया। धनराज पिल्ले की बायोग्राफी फॉरगिव मी अम्मा के बैक कवर पर धनराज द्वारा लिखा गया है, अम्मा, आई हैव फेल्ड यू अम्मा। 3 Olympics I have played and I couldn't get a medal back. Amma, forgive me, I have failed. आज यानी कि 16 जुलाई को धनराज पिल्ले का जन्मदिन है। बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की पूरी टीम की तरफ से हॉकी के इस बादशाह को उनके जन्मदिन पर ढेरों शुभकामनाएं। इंटरनेट की इस दुनिया में आज किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन लेना बिल्कुल आसान हो गया, नहीं? बस सर्च बार में अपनी क्वेरी टाइप कीजिए और ढेरों जवाब हासिल। ऐसी ही लोगों की जिंदगियों को आसान करने वाली वेबसाइट है विकिपीडिया। जी हाँ, विकिपीडिया लगभग हर तरह की इंफॉर्मेशन स्टोर रखता है। चाहे स्पोर्ट्स से रिलेटेड किसी पर्सनैलिटी के बारे में जानना हो, या साइंस रिलेटेड कोई टेक्निकल टर्म पता करना हो, या फिर इंग्लिश ग्रामर के किसी शब्द का मीनिंग समझना हो, विकिपीडिया के पास लगभग हर मर्ज की दवा है। पर क्या आप जानते हैं कि विकिपीडिया को जन्म किसने दिया? विकिपीडिया को शुरू करने का आइडिया उत्पन्न हुआ लैरी सेंगर के मन में, और देखते ही देखते विकिपीडिया दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट मल्टीलिंगुअल वेब बेस्ड फ्री एनसाइक्लोपीडिया बन गया। 16 जुलाई 1968 में अमेरिका में जन्मे लैरी सेंगर न्यूपीडिया के एडिटर इन चीफ थे।
न्यूपीडिया एक इंग्लिश ऑनलाइन लैंग्वेज इंसाइक्लोपीडिया थी जिसके आर्टिकल्स एक्सपर्ट्स लिखते थे। पर न्यूपीडिया की धीमी प्रोग्रेस को देखकर लैरी सैंगर ने विकी को इम्प्लीमेंट करने के लिए प्रपोज किया। विकी एक ऐसी वेब एप्लीकेशन है जो कि आवाम को रिटन कंटेंट को ऐड, मॉडिफाई या डिलीट करने के लिए अलाउ करती है। Told me about wikis, websites that anyone could edit, and before I had even seen a wiki, I understood how this might solve the problem we were having with Nupedia. Wiki software was easy to learn, completely open to anyone, and yet robust at solving abuse, or at least the more obvious kinds of abuse. So, as bizarre as the idea seemed at first, a wiki encyclopedia seemed to be a perfectly good idea to try out. But the editorial board of the Nupedia project did not agree, so we had to launch the project under its own name. And the rather bizarre name I came up with was Wikipedia. और इसी आइडिया ने जन्म दिया विकिपीडिया को। लेकिन 2002 में लैरी सैंगर ने विकिपीडिया को ये कह के छोड़ दिया कि अब उसमें क्रेडिबिलिटी नहीं रही। Wikipedia was going to be paired with another website called Nupedia, which was going to actually vet the articles and post them as being expert approved. But that sort of approval process fell by the wayside, and Wikipedia just went on, all by itself. अब लैरी सैंगर वेब बेस्ड इंग्लिश इंसाइक्लोपीडिया सिटीजनडियम के क्रिएटर हैं। लैरी सैंगर को उनके जन्मदिन पर बॉर्न टू बी रिमेम्बर्ड की टीम की ढेर सारी शुभकामनाएं। Born to be remembered, born to be remembered. प्रख्यात पोएट और ऑथर माया एंजेलो ने अपनी एक किताब में एक बार लिखा था, You may not control all the events that happen to you, but you can decide not to be reduced by them. और इसी बात को सिद्ध किया अमेरिका की निडर एंटी लिंचिंग क्रूसेडर और विमेंस राइट एडवोकेट आइडा बी वेल्स ने। हौसला जब बुलंद हो और संकल्प दृढ़ हो तो कोई भी बाधा आपको आपका मुकाम पाने से रोक नहीं सकती। ऐसी ही कुछ सोच थी आइडा वेल्स की। Our job was to go to school and learn all we could. My father was one of the trustees, and my mother went along to school with us until she learned to read the Bible. All my teachers had been the consecrated white men and white women from the North who came into the South to teach us immediately after the war. It was they who brought us the light of knowledge and their splendid example of Christian courage. ये हमेशा से सोशली एक्टिव रही थीं, पर उनके साथ हुई एक घटना ने उन पर ऐसा प्रभाव डाला कि उनकी जिंदगी का मकसद ही बदल गया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमेरिका में ब्लैक्स के साथ होने वाले अत्याचारों के खिलाफ जंग लड़ने में समर्पित कर दी। बात सन 1884 की है, जब 22 साल की अध्यापिका आइडा ट्रेन में सफर कर रही थी और ट्रेन के कंडक्टर ने उन्हें एक गोरे के लिए अपनी सीट खाली करने को कहा। कंडक्टर ने उन्हें स्मोकिंग कार में जाकर बैठने को कहा, जो कि अन्य यात्रियों द्वारा पहले से ही भरी हुई थी। आइडा ने जब इस बात का विरोध किया तो कंडक्टर ने उन्हें खींचकर बाहर निकालने का प्रयास किया। ये देखकर आइडा ने तुरंत कंडक्टर के हाथ को अपने दांतों से जोर से काट लिया। कंडक्टर दर्द के मारे भाग खड़ा हुआ, परंतु उसने कुछ और आदमियों की मदद से आइडा को फोर्सफुली ट्रेन से बाहर धकेल दिया। ये देखकर वहां जितने व्हाइट्स बैठे थे सबने जोर से तालियां बजाईं। इस घटना से आइडा बहुत आहत हुई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने शहर मेम्फिस वापस पहुंचकर उन्होंने रेल रोड को स्यू किया और वो लोकल कोर्ट में केस जीत गईं। लेकिन रेल रोड कंपनी भी चुप नहीं बैठने वाली थी। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील की और सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट के फैसले को उलट दिया। इस घटना के बाद वो बेखौफ होकर और बिना थके औरतों और लोगों के साथ रंग के आधार पर होने वाले अत्याचार के खिलाफ लड़ती रहीं। न्यूज़पेपर्स में उनके क्रांतिकारी आर्टिकल्स छपते रहे
और धीरे धीरे वो जर्नलिज्म के प्रोफेशन से जुड़ गईं। 1892 में आइडा फ्री स्पीच एंड हेडलाइट न्यूज़पेपर की पार्टनर बन गईं। इसी दौरान उनकी जिंदगी में एक और ऐसी घटना घटी जिसने उनको फिर से एक और नई जंग छेड़ने पर मजबूर कर दिया। उनके 3 दोस्त मेम्फिस में पीपल्स ग्रोसरी कंपनी के ओनर्स थे। रातों रात इस ग्रोसरी स्टोर का बिजनेस बढ़ता गया और बाकी सारे ग्रोसरी स्टोर्स के कस्टमर्स यहाँ आने लगे। ये देखकर कुछ व्हाइट्स ने गुस्से में आकर इन पर हमला कर दिया। खुद के बचाव में इनमें से एक ने एक अटैकर को शूट कर दिया। पुलिस ने इन तीनों को अरेस्ट कर लिया, लेकिन कुछ लोगों की भीड़ जेल में घुस आई और तीनों को घसीटकर बाहर ले गई। इन लोगों ने उन तीनों की निर्दयी तरीके से हत्या कर दी। आइडा ने मेम्फिस की घटना के ऊपर द फ्री स्पीच में एक आक्रामक आर्टिकल लिखा। ब्लैक्स के साथ होने वाले अन्याय के बारे में उन्होंने कहा कि खुद को प्रोटेक्ट करने का उनके पास एक ही रास्ता बचा है कि अपनी आमदनी से राशि बचाएं और ऐसे शहर को छोड़ दें जो उनकी हिफाजत करने में नाकामयाब हो। ये आर्टिकल पढ़ने के बाद कई ब्लैक्स शहर छोड़कर चले गए। आइडा खुद मेम्फिस छोड़कर शिकागो में बस गई। बल्कि इस आर्टिकल के छपने के बाद उनके विरोधियों ने न्यूज़पेपर का ऑफिस पूरी तरह से तबाह कर दिया। शिकागो में भी आइडा का एंटी लिंचिंग अभियान जारी रहा। आइडा ने औरतों के वोटिंग राइट्स के लिए भी आवाज उठाई। 1913 की वॉशिंगटन डीसी में हुई फेमस विमेन सफरेज में उन्होंने भी हिस्सा लिया। आइडा ने शिकागो में जाति और रंग के आधार पर बनाए हुए सेग्रीगेटेड स्कूल्स के निर्माण पर भी पाबंदी लगवा दी। वो NAACP यानी नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल की फाउंडिंग मेंबर्स में से एक रही हैं। इनको NAACP के सबसे कट्टरपंथी क्रांतिकारियों में से एक माना जाता था। 1930 में वो राज्य विधानसभा के चुनाव में खड़ी हुई और यूनाइटेड स्टेट्स की वन ऑफ द फर्स्ट ब्लैक वुमन बनी जिन्होंने पब्लिक ऑफिस संभाला। 1 फरवरी 1990 में यूनाइटेड स्टेट्स पोस्टल सर्विस ने उनके सम्मान में 25 सेंट्स का पोस्टेड स्टैम्प जारी किया। ब्लैक्स और औरतों के हक के लिए लड़ने वाली ऐसी क्रांतिकारी आइडा वेल्स को हमेशा याद किया जाता रहेगा। दोस्तों, घड़ी की सुई टिक टिक कर रही है और बता रही है कि मेरे जाने का समय जो है अब हो चुका है। तो दोस्तों, अब आपका दोस्त संदीप भट्ट लेता है आपसे विदा। टेक केयर, बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू ड्रीम बिग। मैं बनना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में, मैं उड़ना चाहूँ जैसा पर शायद सपनों में। इस कार्यक्रम के कार्यकारी निर्माता जैनेंद्र सिंह।